Okay, today's topic of presentation is a primary survey, primary management, or emergency management of a trauma patient, naso-orbito-ethmoidal complex fractures, frontal bone fractures, and nasal bone fractures. When we say primary survey, there are two types of survey of a trauma patient: primary survey and secondary survey. Primary survey के अंदर primary survey involves the emergency initial management of a patient uh, during the during the so called golden hour. गोल्डन आवर का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ. जब भी कोई पेशेंट आता है ना ट्रॉमा का हमारे पास, ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू मैनेज दैट पेशेंट. ठीक है, जैसे कोई एक पेशेंट आएगा ना तो उसको डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से मैनेज करेंगे. ठीक है, बट टू to make sure all patients are managed properly, uh, what we do is we we have made a protocol. ठीक है, all over the world there have been made different protocols. जैसे एक होता है ATLS प्रोटोकॉल. ठीक है, एक्यूट ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ये एक प्रोटोकॉल है. इस तरीके से ये ना अमेरिका में एक कॉलेज है, इट स्टार्टेड इन नेब्रास्का में शुरू हुआ था ATLS प्रोटोकॉल, इन विच एक स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल बनाया गया है which is applied sequentially to all trauma patients. ठीक है, this was started by the American College of Surgeons. ठीक है, ये अमेरिकन प्रोटोकॉल है, ये एक अच्छा प्रोटोकॉल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अप्लाई किया जाता है. इसके अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं, यूरोप में अलग प्रोटोकॉल्स हैं. ठीक है, यूके के अलग प्रोटोकॉल्स हैं, फ्रांस के अलग प्रोटोकॉल्स हैं. सबके अंदर सब में ना शायद बीच में जाके कोई एक दो स्टेप ऊपर नीचे हो, लेकिन ज्यादातर सब सेम है. ठीक है, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट जो है, इट इज अ सिस्टम, it is a system which provides one safe way of resuscitating a trauma patient. ठीक है, ये was started in Nebraska and then was developed by the ACS, the American College of Surgeons, and it has now reached international acceptance. अब ATLS का ना एक कोर्स होता है, ATLS का एक कोर्स होता है which is basically a 3-day लॉन्ग कोर्स, जिसके अंदर बल्कि 5-day लॉन्ग कोर्स, 5-day लॉन्ग कोर्स होता है ATLS का, पूरा वीक चलता है. ये कोर्स मैंने भी किया था. व्हेन यू पाकिस्तान के अंदर कंपलसरी होता है फॉर ऑल मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स who are planning to become supervisors of FCPS ट्रेनिंग, उनको ये ATLS कोर्स भी करना पड़ता है. ठीक है, इस कोर्स के अंदर ये होता है कि you get scenarios, you get teached how to accept a trauma patient from the ambulance team, and then how to manage that patient, or sequentially you follow all the steps and until the patient is stabilized. ठीक है, अच्छा पहले ना ये हम ट्राई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेते हैं. व्हाट इज ट्राई? Please, sir. Sir, ये जो ATLS is it a part of basic life support BLS? Okay, ये ना दो BLS इज बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो भी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक है इंस्टीट्यूट, उन्होंने बनाया हुआ है बेसिक लाइफ सपोर्ट. बेसिक लाइफ सपोर्ट इज बेसिकली अ कोर्स जो कि नॉन मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो प्रोवाइडर्स है ना, उनके लिए भी होता है. वो पूरी दुनिया में हर किसी को सिखाया जाता है टू रिससिटेट अ पेशेंट जिसकी पल्स नहीं है, ब्रेथ नहीं है, या जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए. किसी का कार्डियक अरेस्ट पार्क में किसी का हो गया ना, तो कोई भी रैंडम बंदा जाके BLS परफॉर्म कर सकता है टू सेव दैट पर्सनस लाइफ. ठीक है, BLS किसी भी बंदे के लिए किया जा सकता है, एंड दैट इन्वॉल्व्स ओनली CPR, दैट्स इट. CPR and providing a patient with AED, automated external defibrillator, to revive that patient. वो कोई भी बंदा कर सकता है, but ATLS is specifically for surgeons. ठीक है, ATLS basically involves a lot managing a patient's airway,
पेशेंट को अगर शॉक में पेशेंट चला गया है की वजह से, स्टॉपिंग दैट ब्लीडिंग एंड देन रिससिटेटिंग दैट पेशेंट विद IV fluids or blood. And ATLS is basically detailed, BLS is simply CPR. ठीक है। ट्राई मॉडल डेथ डिस्ट्रीब्यूशन ये होती है कि इसमें 3 पीक्स होती हैं। किसी भी ट्रॉमा पेशेंट की ना 3 तरीके से डेथ हो सकती है। फर्स्ट पीक होती है विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स ऑफ इंजरी। ठीक है। ये कोई बता सकता है ये वाली पीक किसकी वजह से आती होगी? ये पीक क्यों आती है विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स ऑफ इंजरी की जो है किसी की डेथ क्यों होती है? कैन एनीबॉडी? सर ब्रेन इंजरी में Brain damage. injury, ब्रेन या excessive हार्ट blood इंजरी। loss. यस, शाबाश, spine injury. सही कह रहे हो। अगर तो पेशेंट के मेन वाइटल्स को इंजरी आ जाए, सी स्पाइन को इंजरी आ जाए, ब्रेन स्टेम टूट जाए, लेट्स से किसी का इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है कि उसकी ब्रेन स्टेम ही कट हो गई है, ठीक है, किसी की मेन वेसल कट गई है, कैरोटिड कट गई है, किसी ने उसको असॉल्ट हुआ है और किसी ने जो है ना किसी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ, चाकू के साथ गर्दन पे कट मार दिया है और सिवियर हुआ है, कैरोटिड कट गई है, ठीक है। कोई और वेसल इस तरह कटने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। मेन कैरोटिड की मैं बात कर रहा हूँ, एओर्टा की मैं बात कर रहा हूँ। किसी की गन शॉट वुंड थी, डायरेक्ट हार्ट के ऊपर गन शॉट लग गई, डायरेक्ट एओर्टा सेवर हो गया, तो विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स डेथ हो जाती है। इस डेथ को अवॉइड करने के लिए यू कैन डू नथिंग, ठीक है। इसके अंदर पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली बचाया नहीं जा सकता। सेकंड जो होता है ना, दैट इज द सेकंड होता है, वो होती है डेथ विद इन द फर्स्ट आवर। दिस इज कॉल्ड द गोल्डन आवर, ठीक है। विद इन एन आवर डेथ आप लोगों के ख्याल में किस चीज की वजह से हो सकती है? सर हेमरेज की वजह से शायद ब्लड लॉस बहुत हो। यस एग्जैक्टली, ये मोस्टली दिस इज ड्यू टू एयरवे डैमेज। एयरवे के ऊपर कोई एडिमा बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, चेस्ट की इंजरी इतनी सिवियर हो गई, शार्प या ब्लंट इंजरी के लंग्स के अंदर ब्लड पूल हो गया, ठीक है, या हेमरेज, ठीक है। ये जो गोल्डन आवर होता है ना, इसके अंदर की जो डेथ है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दिस इज द मेन एरिया ऑफ कंसर्न व्हेन इट कम्स टू ATLS, ठीक है। फर्स्ट पीक के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो सेकंड पीक है ना, विद इन एन आवर डेथ होने वाली, इसको अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। एंड थर्ड इज डेज टू वीक्स लेटर। और ये क्यों होती होगी आपके ख्याल में? सेप्सिस वगैरह की वजह से सर। वेरी गुड बलीव। सेप्सिस, मल्टी ऑर्गन फेलियर, इसकी वजह से होती है, ठीक है। एंड दिस रिफ्लेक्ट्स योर ट्रीटमेंट इन द सेकंड जो पीक है, ठीक है। सेकंड ट्रीटमेंट बहुत अच्छी की हो तो थर्ड पीक नॉर्मली नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है ना, वो उसकी वजह से डेथ वीक्स के बाद जो आती है ना, डेज के बाद, वीक्स के बाद, दैट इज ड्यू टू सेप्सिस और मल्टी ऑर्गन फेलियर, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट जो है ना ATLS में, वो है प्राइमरी सर्वे should be done simultaneously, followed by secondary survey leading to definitive care, ठीक है। कोई बता सकता है, कोई आइडिया है किसी को ATLS में जो प्राइमरी सर्वे, उसका क्या पार्ट्स क्या होते हैं डिफरेंट? ABCD sir. Airway, cervical spine, Airway, Breathing, breathing, circulation. ventilation, circulation, disability, यस सही कह रहे हो, बिल्कुल बलीव। environment sir, और environment भी होता है। यस बिल्कुल सही बोल दिया है, ठीक है। देखो दिस प्रोटोकॉल, इसके ऊपर ना न्यूमरस स्टडीज की गई हैं ATLS के ऊपर, and this is quite developed section in the medical literature. Multiple times research में की गई है इस बात के ऊपर कि क्या चीज़ पहले मैनेज करनी चाहिए, क्या चीज़ सेकंड मैनेज करनी चाहिए, क्या चीज़ थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या चीज़ फोर्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, बट
प्रायोरिटाइज करना, इनकी फाइनल प्रायोरिटी जो बनाई गई है ना, दैट इज मेड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। ठीक है, इस तरीके से रिसर्च की गई है कि आप लोगों ने बताया ABCDE बताया, तो फर्स्ट पॉइंट है एयरवे। सो इफ यू डोंट मैनेज द एयरवे एज अ फर्स्ट स्टेप, लेट्स से आपके पास पेशेंट एक आता है और आप कहते हो यार इसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं जल्दी से जो है ना वो ब्लीडिंग को स्टॉप करता हूँ, बाद में मैं एयरवे देखूंगा, ये ब्लड इतना आता जा रहा है। यू कैन डू दैट, बट जो चांसेस ऑफ लूजिंग द पेशेंट है ना, वो बढ़ जाएंगे इफ यू डोंट मैनेज द एयरवे राइट वे। ठीक है, सो ये जो सारा कॉन्सेप्ट बनाया गया ना ABCDE का, ठीक है, ये इसीलिए बनाया गया है टू मैनेज देम इन दिस सीक्वेंस। अब जरूरी नहीं है कि पहले बंदा एयरवे मैनेज करे, एयरवे ठीक होगी तब ब्रीदिंग पे जाओ, ब्रीदिंग ठीक हो गई तब सर्कुलेशन पे जाओ, सर्कुलेशन ठीक हो गई फिर डिसेबिलिटी पे जाओ, डिसेबिलिटी ठीक हो गया फिर एक्सपोजर पे जाओ। यू कैन स्टार्ट ऑल दीज 5 स्टेप्स एट द सेम टाइम। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैंने आपको ये बताया कि ऑल दी स्टेप्स कैन बी स्टार्टेड एट द सेम टाइम। इसमें टेक्निक ये होती है कि ATLS प्रोटोकॉल में होता ही है कि सबसे पहले ना यू गेट अ कॉल फ्रॉम द एम्बुलेंस टू द हॉस्पिटल कि there is a 35-year-old male who has been involved in a very high energy car accident. Patient's vitals are फलां फलां फलां, पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन लो है, पेशेंट को जो है ना वो इनिशियल हमने मनूवर्स करके एयरवे को मेंटेन करने के लिए फला कर दिया गया है, पेशेंट का सर्वाइकल स्पाइन को के लिए हमने सर्वाइकल कॉलर लगा दिया हुआ है, ऑक्सीजन पेशेंट को लग चुकी हुई है, हमने पेशेंट को एक जो है ना वो एक IV लाइन भी लगा ली है। एम्बुलेंस में काफ़ी सारे काम जो है ना वो EMTs कर लेंगे, वेल ट्रेन्ड EMTs। ठीक है, एंड दे विल हैंड ओवर द पेशेंट टू यू, फोन पे पहले बता देंगे एंड यू प्रिपेयर योरसेल्व्स। बहुत एडवांस जो एम्बुलेंसेज है ना वो लोग ब्लड ग्रुपिंग भी कर लेते होते हैं अब पेशेंट्स की इन दी एम्बुलेंस, तो यू नो कि आपने कौन सा ब्लड ग्रुप पहले से रेडी रखना है। पेशेंट को अगर FFPs लगाने हैं तो आपने पहले से जो है ना वो थॉ करना शुरू कर दी है, पकड़ के FF फ्रोजन होते हैं ना उनको थॉ करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे काम है जो आपने पहले से स्टार्ट कर दिए हैं, आपने पूरा PPE पहले से पहन ली हुई है पेशेंट के आने से भी पहले, सो दैट यू डोंट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, सबसे पहले जब पेशेंट पहुंचेगा ना तो यू स्टार्ट विद एयरवे विद C स्पाइन कंट्रोल। ठीक है, लेट्स से आपकी टीम के अंदर 5-6 लोग हैं, दैट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब तो ना पाकिस्तान में भी अल्लाह का शुक्र है अब HCPS होना शुरू हो चुका हुआ है इमरजेंसी एक्सीडेंट इन इमरजेंसी के अंदर, so you have a full postgraduate program in accident and emergency, so we have people in emergency medicine now। ठीक है, it's a big field ये emergency management। पाकिस्तान के अंदर जो rate of death है that is very high after a trauma, because 1 hour में तो मुश्किल से ही पहुंचते हैं ना, राइट। एक्सीडेंट होने के बाद 1 घंटे के अंदर वो बेचारा एम्बुलेंस को तो जगह कोई नहीं दे रहा होता, हमारे रश इतना होता है, वो बेचारा उसको कौन जगह देता है। एम्बुलेंस के पीछे किसी को पता जगह मिल जाए तो लोग उसके पीछे भगाते हैं कि भाई इसकी वजह से मैं को रश से बच जाऊंगा। और एयर एम्बुलेंस हमारे पास है नहीं, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस यहाँ पे पता नहीं होगी, मैंने कभी नहीं देखी। तो ये वाले इश्यूज हैं। जो एक बहुत आपको एक बड़ी मशहूर डेथ हुई थी, जो उसकी जो वसीम अकरम जो बॉलर थे उनकी जो वाइफ है उनकी डेथ हुई थी, जो हेलीकॉप्टर पे थी ना एम्बुलेंस, उसके अंदर ही डेथ हुई थी, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसमैनेज हुई थी। वो बड़ा एक मशहूर वाक़या है कि हमारे ATLS हमारे प्रोग्राम में हमें बताया गया था क्या हुआ था, क्या मिसमैनेजमेंट हुई थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट ऐसे हुआ था। एयर एम्बुलेंस के अंदर डेथ हुई थी वसीम अकरम की वाइफ की। अच्छा, नेक्स्ट, सो पाकिस्तान के अंदर रेट ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा है, बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग नाउ। पहले ना एनेस्थीसिया जनरल सर्जरी के जो लोग थे ये मैनेज करते, जनरल सर्जरी जो होती है ना वो किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी मैनेज कर रही होती है,
पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे तो आप नोट करेंगे कि जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है दैट इज बीइंग रन बाय अ सर्टेन यूनिट ऑफ जनरल सर्जन्स, बट नाउ ये ATLS टीम्स अब बन रही हैं इसके अंदर ना। बेसिकली अब जब से पाकिस्तान के अंदर कुछ इश्यूज आए हैं, जिस तरह कुछ साल पहले हुए थे, कुछ हमले होते थे, आप लोगों को याद होगा, IEDs, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, ठीक है। IEDs होती है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, उनके कुछ मसले आए थे, तो उसकी वजह से ना पाकिस्तान में टीम्स बनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल मैनेज नहीं हो सका था कुछ भी। जो खुदकुश हमले में एक साथ जब इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है ना एक हॉस्पिटल पे, 80-90 ट्रॉमा पेशेंट्स की, तो उन लोगों से ट्रियाज नहीं हो सकी थी। ट्रियाज समझता है कोई? ट्रियाज का मतलब पता है किसी को? TRIAGE। हाँ भाई, अब ना कायनात आप लोग मुझे को बताएगा व्हाट इज ट्रियाज? TRIAGE, एनी आइडिया? सर उस हेलो जी जी। सर उसमें मतलब बंदे को ये समझ नहीं आती कि उसने कौन सा ऑर्डर फॉलो करके ट्रीटमेंट करना है। आई थिंक सो। ओके, कायनात इज क्लोज। सर वोन्स की नोयत सर उससे उसकी पेशेंट हमें of the प्रायोरिटी पता चलती है कि कितने को इंजरी है पेशेंट को। एब्सोल्युटली। ओके, असद भी क्लोज है, लेकिन ईमान ने बिल्कुल सही बता दिया। ट्रायज इज बेसिकली सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। एक पेशेंट है ना, एक एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, ठीक है। एक पेशेंट है जो कि अनकॉन्शियस है, बेड के ऊपर पड़ा हुआ। आप उस कमरे में एंटर हुए हो, ठीक है। आप एक कमरे में एंटर हुए हो, वहाँ पे एक पेशेंट अनकॉन्शियस बेड पे लेटा हुआ है, और एक पेशेंट है जो कि ना चीख मार रहा है जोर जोर से, मेरा दर्द है, मुझे ये है, बहुत जोर से चीख मार रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायज प्रिंसिपल्स, किस पेशेंट को पहले अटेंड करोगे? अनकॉन्शियस पेशेंट। सर वैसे पहले वाइटल्स देखेंगे ना कि अनकॉन्शियस पेशेंट जो है उसके वाइटल्स जो हैं वो कुछ स्टेबल हैं, या वरना फिर जो चीखन मार है उसको इंजेक्शन लगा के कोई। सर हम लोग आई मीन थर्ड ईयर में पढ़ा था हम लोग ने अबाउट ग्लासगो कॉमा स्केल, तो उसके मुताबिक जो अनकॉन्शियस है तो उसमें ज़्यादा सिवियर चांसेस होंगे ऑफ cranial involvement या कोई स्पीच या these things. ओके, सही है। तो अच्छा, ठीक है। जी हुरब, आप कुछ कहना चाह रही हो? आपका माइक जो है वो अनम्यूटेड है। हाँ बेटे, कुछ बोलना चाह रही हो? उसने उसने म्यूट कर दिया। ओके, देखो, अभी आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आप पेशेंट को अटेंड करोगे, उसके साथ केबल सारी लगाओगे, उसको ब्लड प्रेशर कफ लगाओगे, तो फिर आपको पता चलेगा ना कि वेदर ही हैज गुड वाइटल्स और नॉट, है ना। तो यही तो ट्रायज है। ट्रायज तो मैं आई रिमेम्बर मेरा ATLS का एग्जाम जब था ना, मुझे उन्होंने एक सिनेरियो दिया कि एक बंदा है जो एक छोटा बच्चा है जो कि लेटा हुआ है, और उसकी टांग में से ब्लड आता जा रहा है, छोटा बच्चा लेटा हुआ है। आप एक जगह पे आए हो एंड वहां पे खुदकुश हमला हुआ है अभी अभी, तो आप उधर पहुंचे हो, एक बच्चा लेटा हुआ है जिसकी टांग में से खून निकल रहा है, एक बूढ़ा आदमी है जो कि अनकॉन्शियस है, एक बंदा है जोर जोर से चीखे मार रहा है और कह रहा है आई विल सू यू, आई विल सू दिस हॉस्पिटल, आप लोगों ने मेरे तरफ ध्यान नहीं दिया। चौथा बंदा है एक जो कि ना वो बेसिकली जिसकी टांग जो है ना वो सेवर हो चुकी हुई है और उसमें से बहुत प्रोफ्यूज ब्लड आता जा रहा है। और पांचवा बंदा है जो कि ना लेटा हुआ है और उसके मुंह के अंदर से ब्लड आ रहा है, और वो उसके मुंह के अंदर से आवाज़ आ रही है, साथ में ऐसे गर्गलिंग साउंड आ रही है उसकी एयरवे में से। तो हमसे पूछा गया कि इसकी ट्रायज करो, सॉर्ट करो अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द जो है ना वो ATLS प्रिंसिपल्स। तो उसके अंदर बस हमने कुछ कोशिश की सारी सॉर्ट करने की। उस आप लोगों के थोड़ा सा ना वो टॉपिक से बाहर जाती है बातें,
बट जब भी कंफ्यूजन ट्रायज में आती है ना, तो इस तरह नहीं सोचना कि यार ये बच्चा है क्यूट सा, इसको पहले बचा लेते हैं, ये अंकल शोर मचा रहा है, शू करना चाह रहा है, ये बकवास कर रहा है, इसको एंड पे मैं डील करूंगा। इसको ऐसे डील नहीं करना, इसको डील हमेशा ऐसे करना है अकॉर्डिंग टू ATLS प्रिंसिपल्स। यू नीड टू सॉर्ट द पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू ABCDE। एयरवे पहले किसकी कॉम्प्रोमाइज्ड है उसको देखना है, बी में फिर ये देखना है, फिर ब्रीदिंग किसकी कॉम्प्रोमाइज है, फिर सर्कुलेशन किसकी कॉम्प्रोमाइज है। जिसकी एयरवे कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, उसको सबसे पहले डील करें, बिकॉज ही हैज द लीस्ट टाइम। ठीक है, एयरवे वाला बंदा सबसे पहले मर जाएगा, पहले एयरवे को मैनेज करें, फिर ब्रीदिंग जिसकी आपको लग रहा है कम है उसको मैनेज करें। ब्लीडिंग जो है ना वो ऑफ कोर्स ऑन द फेस ऑफ इट इज अ सीरियस थिंग, बट सर्कुलेशन जो है ना वो थर्ड नंबर पे आती है। ठीक है, और अगर ये बताओ, अगर एक बच्चा है और एक बूढ़ा है, ठीक है, और दोनों के बिल्कुल सेम मसले हैं, तो पहले किसको डील करेंगे? सर बच्चे को, बूढ़े को सर। be the bread earner of the family in future, तो the kid first. ओके, और बताओ, बच्चा या बूढ़ा? अच्छा सर बच्चे को। बच्चा सर। असद ने कहा बूढ़े को। असद, बूढ़ा क्यों? सर एक जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसके अंदर जो सबसे यंगेस्ट पेशेंट होता है, जिसको लाइफ की ज्यादा मतलब वो होती है, एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है, सबसे पहले उसको डील किया जाता है। अगर कोई बच्चा है और वो बिल्कुल ही हो चुका हुआ है कि उसकी बचने की चांसेस भी नहीं है, तो फिर बूढ़े को प्रेफर किया जाएगा। इरफान, आप कुछ बता रहे हैं? सर moreover जो जी बच्चा सर। है chances of survival ज्यादा है compared to the old man, तो इसीलिए उसको बाद में करेंगे। सर बूढ़े ने तो जिंदगी गुजार ली, आप बच्चे पे पूरी कोशिश करें। ये बिल्कुल सही कह रहा है इरफान। अगर आपको समझ नहीं आ रही ना बिल्कुल किसको डील करना है, तो आप चूज करेंगे बच्चे को, बिकॉज बूढ़े ने वाकई जिंदगी गुजार ली हुई है। एंड वो जो बच्चा है, नादिया भी ठीक कह रही है, शी इज गोइंग टू बी द ओनर ऑफ द फैमिली इन द फ्यूचर, ही इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। तो इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड डिसीजन, लेकिन ये ट्रायज प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, तो ट्रायज हो गई है। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट द सी स्पाइन। सी स्पाइन ऑलवेज प्रिज्यूम हर बंदे की सी स्पाइन डैमेज्ड है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, पेशेंट आए ना, उसको कभी भी गर्दन को मूव नहीं करना। मेक श्योर कि जो हर ट्रॉमा पेशेंट को ATLS प्रिंसिपल ये कहते हैं, हर ट्रॉमा पेशेंट की सी स्पाइन इमोबिलाइज करनी है विद अ कॉलर और टॉवल रोल्स ऑन ईच साइड ऑफ द हेड एंड टेप अक्रॉस द फोरहेड। ठीक है, सी स्पाइन को करना है इन प्रोटेक्ट। और सी स्पाइन को क्यों करना है जी, क्यों नहीं हिलाना गर्दन को? क्योंकि लेट्स से कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है, आप उसको हिलाएंगे और फ्रैक्चर सेगमेंट, बोनी सेगमेंट कोई स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाके उसको कट कर सकता है, कोई नर्व कट हो सकती है पेशेंट की। तो प्रोटेक्टिंग द सी स्पाइन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एयरवे, अच्छा अब यार व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयरवे एंड ब्रीदिंग, को बता सकता है? sir air through the nose, right, and breathing is through the mouth, so I guess ब्रीदिंग ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड की ऑक्सीजनेशन। ब्रीदिंग में सर ऑक्सीजन सैचुरेशन देखेंगे आई गेस। ऑक्सीजन सैचुरेशन और एयरवे जो है वो सर एयरवे में वॉइस वगैरह भी आ जाती है, और क्या कहते हैं, और साउंड वॉइस। ब्रीदिंग में जो है वो उसकी रेस्पिरेटरी रेट और सारा। सही है, आप सब लोग सही कह रहे हैं, बलीग भी, असद भी, एंड बच्ची ने बोला था वो भी ठीक बोल, मेरे ख्याल से एमन ने बोला था, ठीक कहा है सबने, कि बेसिकली एयरवेज are the conducting pathways for oxygen and carbon dioxide. Airway are the conducting pathways, so upper airway, lower airway, ये nose, mouth, oropharynx, nasopharynx, trachea, ये सारा airway है। ठीक है, जो breathing है ना, that is the air exchange
ऑक्सीजन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज एट माइक्रो लेवल इन द लंग्स। ठीक है, तो ये जो एयरवे और ब्रीदिंग में मेन फर्क क्या है कि ब्रीदिंग इज बेसिकली टिश्यू ऑक्सीजनेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, और एयरवे आर द पाथवेज। तो सबसे पहले आपने देखना है मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के अंदर जरूरी होता है कि मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा के अंदर इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग इट इज इम्पोर्टेंट कि एयरवे को मैनेज करें, क्योंकि हमारा जो एरिया है ना, मैक्सिला फ्रैक्चर, मैंडिबल फ्रैक्चर, इसके अंदर एयरवे ब्लॉक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो व्हाट विल डू इज सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे जी क्या नाम है आपका। अगर पेशेंट इमरजेंसी में है, पेशेंट को बोलेंगे क्या नाम है आपका। अगर वो जवाब दे देता है ना, इसका मतलब उसकी एयरवे बिल्कुल ठीक है। ये सबसे आसान टेस्ट है। पेशेंट बोलेंगे क्या नाम है आपका, और वो बोले मेरा नाम जी वकार है, तो इसका मतलब है कि उसकी एयरवे ज़बरदस्त है, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या उसके मुंह से नॉइजी एयर मोशन आ रहा है, स्नोरिंग साउंड्स आ रही हैं, ये गर्गल्स हो रहे हैं, वॉमिटस है, ब्लड है एयरवे के अंदर, मुंह से ब्लीडिंग आ रही है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो फिर यू नीड टू डू सर्टेन मनूवर्स। ठीक है, मनूवर्स कौन, किसी को पता है मनूवर्स क्या होते हैं एयरवे को स्टेबलाइज करने वाले? Yes, sir. Chin thrust. Helmet maneuver. यार किसी ने बस बोला बेसिकली इट इज चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट। ठीक है, हेड टिल्ट भी होता है। बिल्कुल हेड टिल्ट होता है। वेरी गुड। ये मैं आप लोगों को ना बीएलएस का कोर्स के अंदर डिटेल में सारी मनूवर्स क्या होते हैं जी। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, जॉ थ्रस्ट, ये 3 मनूवर्स होते हैं। इसके साथ हम करते क्या है बेसिकली, ये देखें, ये हम एयरवे को स्ट्रेटन करना चाह रहे हैं। ये देखो, लेट्स से मैक्सिला का फ्रैक्चर हुआ है, और यहाँ पे मैक्सिला का फ्रैक्चर हुआ है और सॉफ्ट पैलेट से ब्लीडिंग हो रही है, देखो एयरवे ब्लॉक हो रही है। मैंडिबल का फ्रैक्चर हुआ है सिम्फिसिस वाले एरिया में, और ये जो टंग आगे जाके अटैच हो रही है जीनियोइड जीनियोग्लोसस मसल्स के साथ। ठीक है, मैंडिबल एंटीरियर सिम्फिसिस का फ्रैक्चर हुआ है, यहाँ से फ्रैक्चर होकर फ्रैक्चर सेगमेंट यहाँ से पीछे जाएगा, टंग भी पीछे चली जाएगी, तो ये देखो एयरवे ब्लॉक हो रही है। डिस्टेंस बिटवीन द टंग एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंक्स खत्म हो जाएगा ना जब, तो ये ब्लॉक हो रही है। दैट विल लीड टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और पेशेंट को सांस नहीं आएगी, और पेशेंट बेचारा बता भी नहीं सकेगा आपको, और लेटा होगा और आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर हो जाएगा। सो प्रिज्यूम करना है कि यार ये एयरवे ब्लॉक हो रही है। मोस्ट डेथ्स अकर ड्यू टू एयरवे कॉम्प्रोमाइज। तो खास तौर पे बच्चों में ना, ये तो स्ट्रॉ की तरह की छोटी सी जगह होती है। ठीक है, बिल्कुल थिन सी एयरवे होती है बच्चों के, स्ट्रॉ से भी कम एयर चांसेस होते हैं। तो बच्चों को तो डेथ होती ही एयरवे कॉम्प्रोमाइज की वजह से है। ठीक है, तो जैसे ही पेशेंट को पकड़ना है, वी विल टिल्ट द हेड। जैसे ही हेड को टिल्ट करेंगे ना, तो मैंडिबल ये जो सेगमेंट है ना, ये आगे की तरफ मूव करेगा। अगर आप लोग सब अपना सर ऊपर की तरफ करो, ऐसे ऊपर की तरफ देखो, छत की तरफ जैसे ही देखोगे ना, तो यू विल नोटिस कि आपका मैंडिबल आगे जा रहा है ना। जैसे ही मैंडिबल आगे जाएगा ना, तो ये स्पेस यहाँ पे बनेगा, दैट इज कॉल्ड द हेड टिल्ट। फिर व्हाट यू विल डू इज यू कैन लिफ्ट द पेशेंट्स चिन अपवर्ड्स। चिन अपवर्ड करोगे तो फिर भी स्पेस बनेगा, और बेसिकली एयरवे में एयरवे खुल जाएगी पेशेंट की। और जॉ थ्रस्ट इज अ प्रोसीजर जिसके अंदर देखो, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट आप नहीं कर सकते अगर लेट्स से पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर लगा हुआ है एंड यू आर प्रोटेक्टिंग द सी स्पाइन, देन यू डू अ मैन्यूवर कॉल्ड जॉ थ्रस्ट। उसमें यू स्टेबलाइज द हेड, और एंगल ऑफ द बायलैटरली एंगल ऑफ द मैंडिबल पे फिंगर्स रख के उसको एंटीरियरली पुल करते हैं। ठीक है, और ये किया जाता है कि ग्लव्स पहन के ना एंटीरियरली चिन और इंसाइजल एरिया को, मैंडिबल को पकड़ के ना हाथ से आगे की तरफ पुल करते हैं। दिस इज कॉल्ड जॉ थ्रस्ट। ठीक है, सर अगर टंग के ऊपर कंट्रोल ना हो तो फिर क्या किया जाए? Like the patient doesn't have control over his tongue or posterior, तो टंग के अंदर कंट्रोल ना हो तो वी डू अ प्रोसीजर। उसमें हम ये करते हैं कि गॉज, टंग होती भी स्लिपरी है, तो गॉज से पकड़ के टंग को एंटीरियरली पुल कर सकते हैं, वो भी टेम्पररी होता है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लेस लार्ज
2010 सिल्क सूचर्स, ठीक है, टंग के अंदर से सूचर्स पास करके ना उसको पुल कर लेते हैं एंटीरियरली, ठीक है, ताकि टंग कंट्रोल में आ जाए एंड टंग जो है ना वो स्टेबल कर ले। वी कैन प्लेस सूचर्स इन द टंग, मतलब ट्रैक्शन सूचर्स, सूचर पास किया और आगे की तरफ खींच लिया ताकि टंग जो है ना वो फिर पोस्टीरियरली ना जाए, ठीक है। अच्छा, ब्लाइंड फिंगर स्वीप्स नहीं करने, ठीक है, सक्शन करनी है एयरवे के अंदर से, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मनूवर्स करने हैं। द मेन आइडिया इज टू हैव अ डेफिनेटिव एयरवे, ठीक है। डेफिनेटिव एयरवे कैन बी अ नॉन सर्जिकल एयरवे और अ सर्जिकल एयरवे। नॉन सर्जिकल डेफिनेटिव एयरवे क्या होती है कि यू कैन पास ओरोफरेंजियल एयरवे, नेजोफरेंजियल एयरवे, और यू कैन you can okay you can pass a non-surgical airway, और एयरवे को जब आप पास करेंगे, एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। जब आप नॉन सर्जिकल एयरवे कैन, डेफिनेटिव एयरवे कैन बी अ ओरोट्रेकियल और नेजोट्रेकियल ट्यूब जो जनरल एनेस्थीसिया में पास करते हैं। एंड सर्जिकल एयरवे इज बेसिकली अ ट्रेकियोस्टमी और अ क्रीकोथायरॉयडोटमी। आप लोगों ने मूवीज में बहुत देखा होगा कि नीडल के साथ या पेन के साथ गले में सुराख कर दिया जाता है ताकि पेशेंट टेम्परेरीली सांस ले ले, ठीक है। आप लोगों के स्कोप से बाहर है इसलिए हम सर ये पेन पेन के साथ हो जाता है सुराख, ये सिर्फ मूवीज में होता है? यार काइंडली क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी आवाज कट गई। सर मैं कह रहा हूँ कि पेन के साथ भी वो सुराख हो जाता है या ये सिर्फ मूवीज में नहीं होता है? सर वो पूछ रहा है कि पेन के साथ सुराख हो जाता है, मूवीज में होता है। ओके, ठीक हो गया। असद की आवाज आ गई। इरफान यार तुम्हारी थोड़ी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है इसलिए मुझे समझ नहीं आई थी। हाँ यार, पेन के साथ सुराख जो है ना वो मूवीज में ही होता है वैसे। जो है ना वो इन वेरी सिवियर सर्कमस्टेंस। देखो पेन के साथ सुराख एटीएलएस में तो नहीं करते बिल्कुल भी। एटीएलएस फुली इक्विप्ड, टू बी इक्विप्ड। पेन के साथ गले में सुराख कर देना, वो हार्ट के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन मार देना एपिनेफ्रीन का, वो पल्प फिक्शन में ओमा थर्मन को जो किए करते हैं उसके अंदर, ये सिर्फ मूवीज में हो सकता है यार। असल में जो है ना वो, अगर आप किसी हॉस्पिटल बेस्ड सेटिंग के अंदर है ना, तो आपके पास जो है वो सारा इक्विपमेंट होता है। आपके पास नीडल होती है फॉर क्रीकोथायरॉयडोटमी, आपके पास ब्लेड होता है फॉर डूइंग अ ट्रेकियोस्टमी, ट्रेकी ट्यूब होती है। if you are trained in ATLS and if you're somewhere remote जहां पर और कुछ नहीं हो सकता, तो आर्मी वालों को ना ये ट्रेन किया जाता है। आर्मी में जो डॉक्टर नहीं भी होता ना, आर्मी के अंदर उनको ये ट्रेन किया जाता है कि अगर उनके किसी कॉलीग को साथ को ATLS रिक्वायर्ड है ना, तो वो डॉक्टर ना भी हो तो उनको ट्रेन किया जाता है। वो लोग पेन यूज कर लेते हैं, ठीक है, वो लोग, बिकॉज इसके ऊपर डाटा है। जो इराक में जो डाटा है ना, हमने तो जिस तरह जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो भी जंगें होती हैं ना, उसके अंदर वो लोग रिसर्च नहीं कर रहे होते। वो कह रहे होते पहले जान तो बचाओ, पहले अगला बंदा तो मारो, रिसर्च बाद में करेंगे। बट क्योंकि अमेरिकन है, इनके पास टाइम बहुत है, इन्होंने जंगें भी बहुत सारी की हुई हैं, इनके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो इन लोगों ने रिसर्च भी की हुई है ड्यूरिंग वॉर्स, ठीक है। तो इराक के अंदर से बहुत ज़्यादा डाटा ATLS में ऐड हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उसके अंदर वहाँ पे वो लोग, उन्होंने पेन भी बहुत यूज़ किए हुए। उन लोगों ने चेस्ट ट्यूब के लिए बेसिकली जो है ना, चाकू के साथ चेस्ट में सुराख करके उसके अंदर पाइप डाल के, ग्लास के अंदर पानी डाल के, इस तरीके से लोगों के अंदर चेस्ट ट्यूब्स भी पास की हुई हैं। उन लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो कर सकते हैं, इफ कोई और चारा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन पेन डाल सकते हैं ट्रैकिया के अंदर, क्रीकोथायरॉयड मेम्ब्रेन के अंदर, टेम्परेरीली पेशेंट को सांस आ जाए, कर सकते हैं। Sir, ये जो nasopharyngeal or oropharyngeal tubes है, this also comes under non-surgical air management?
यस यस, ये बेसिकली प्री डिजाइंड ट्यूब्स हैं। ये मुंह के अंदर से आप मुंह में डाल देते हैं डायरेक्टली, और ये गले के अंदर जो है ना काफी डेप्थ में सॉफ्ट पैलेट की भी पीछे तक चली जाती है एयरवे, और इससे फायदा ये होता है कि एक एक ये रिजिड होती हैं बहुत ज्यादा, ये कोलैप्स नहीं करती, तो पेशेंट इसके थ्रू सांस लेते रहता है। अब ये मैं आप लोगों को ना ओरोफ्रेंजियल नेजोफ्रेंजियल एयरवे दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जब हम अपना स्किल लैब में जाके हम लोग BLS जब करेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पे एयरवेज पड़ी हुई है सारी, मैं आपको सारी दिखाऊंगा, ठीक है। कोई फॉरेन मटेरियल नजर आ रहा है उसको हटा दो, सक्शन करो, ठीक है। ये देखो, दिस इज अ नेजो दिस इज अ दिस इज अ नेजोट्रैकियल ट्यूब, ये डेफिनेटिव एयरवे। ये ना जो बड़ा सिवियर ट्रॉमा पेशेंट होता है ना, इस तरीके से आता है। ये देखो, इसका जो इज कम्प्लीटली अनकॉन्शियस, इसका मैंडिबल कितना पीछे गया हुआ है, देखो इतना पीछे चला जाता है कि फिर वो एयरवे को ब्लॉक कर रहा होता है। तो फिर ये देखो, नेजोट्रैकियल ट्यूब पास हुई भी है और एयरवे उसके अंदर से बंदा सांस ले रहा है, ठीक है। ये एयरवे हमने पास कर दी। नाउ कमिंग टू द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में यू नीड टू इंस्पेक्ट द चेस्ट, ठीक है। अगर ट्रैकिया डिविएटेड है तो दैट मीन्स कोई इशू है। अगर चेस्ट वूंड्स हैं, ओपन हो सकती है चेस्ट वूंड, क्लोज्ड हो सकती है। आप लोग के स्कोप से थोड़ा बाहर बातें हैं, बस यू शुड नो कि ब्रीदिंग के अंदर जो है ना, टिश्यू में ऑक्सीजन एक्सचेंज जो है ना वो सही नहीं हो रहा था, ईदर ड्यू टू अ शार्प और ब्लंट ट्रॉमा टू द चेस्ट, ठीक है। ब्रीदिंग साउंड्स वगैरह देखते हैं, और इसके अंदर हम ये करते हैं कि वी प्लेस अ चेस्ट ट्यूब, ठीक है। चेस्ट ट्यूब डाला जाता है, इसके अंदर न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, हीमोथोरैक्स हो सकता है, यानी कि ब्लड इन द लंग्स, एयर इन द लंग्स। न्यूमो हो, हीमोथोरैक्स हो सकता है, यानी कि ब्लड भी हो और एयर भी हो, और उसके अंदर फिर वी प्लेस अ चेस्ट ट्यूब and drain that blood out, otherwise the patient will die of asphyxiation, उसको सांस नहीं आएगा, ठीक है। मूविंग टू द सर्कुलेशन, एयरवे हो गया विद सी स्पाइन, ब्रीदिंग हो गया। सर्कुलेशन के अंदर वी चेक द पेशेंट्स वाइटल्स, इसके अलावा यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का चेक करते हैं टू सी एंड सी साइंस ऑफ शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक होता है जी कि डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन हो जाएगी, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस। मोस्ट कॉमन जो शॉक की बहुत टाइप्स है ना, हाइपोवोलीमिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, तो इसमें से सेप्टिक। हाँ बिल्कुल। तो ट्रॉमा में कौन सा होता है? हाइपोवोलीमिक शॉक होता है, ब्लड सर लॉस। सेप्टिक शॉक भी तो होगा। हाँ, वो वीक्स आफ्टर होगा, ड्यूरिंग राइट एट द प्राइमरी सर्वे नहीं होगा, ठीक है। प्राइमरी सर्वे में सिर्फ हाइपोवोलीमिक शॉक होता है, ठीक है। हाइपो या न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हाइपोवोलीमिक होता है। सो ब्लड लॉस अप टू 500 ml अगर होगा ना, तो दैट विल बी टाइप 1 शॉक। ये अगर आप लोग लिख रहे हो तो लिख लो, अप टू 500 ml टाइप 1 शॉक है। अप टू 1000 ml अगर है तो दैट इज अ टाइप 2 शॉक। अप टू 1500 ml है तो दैट इज अ टाइप 3 शॉक। और अगर मोर देन 1500 ml है ना, तो दैट इज अ क्लासिफाइड एज अ टाइप 4 हाइपोवोलीमिक हेमरेजिक शॉक, ठीक है। एक एवरेज एडल्ट के अंदर ना वी हैव 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। सो अगर 1500 to 200 ml से ज़्यादा लॉस होगा, तो इट मीन्स अराउंड 40% ब्लड लॉस हो गया है। दैट पेशेंट विल बी इन टाइप 4 शॉक, ही विल बी कम्प्लीटली अनकॉन्शियस, उसका यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगा, उसकी पल्सेस जो है ना, एज द शॉक इंक्रीजेस द पेशेंट गोज इनटू टैकीकार्डिया एंड हाइपोटेंशन, ठीक है ना। पेशेंट के अंदर ब्लड जब कम होगा तो हाइपोटेंशन में जाएगा, जैसे ही हाइपोटेंशन में जाएगा तो जो हार्ट है वो तेजी से बीट करेगा टू मेक श्योर कि ब्रेन को और वाइटल स्ट्रक्चर्स को ब्लड जाता रहे एटलीस्ट। तो पेशेंट को का जो साइंस होंगे ना शॉक के, वो इस तरीके से होंगे। पेशेंट के जैसे ही वाइटल्स करेंगे तो पेशेंट विल बी हाइपेपनिक, मतलब ब्रेथ्स भी उसकी तेज होंगी। पेशेंट विल बी टैकीकार्डिक, पल्स तेज होगी, एंड पेशेंट विल बी इन शॉक, हाइपोटेंसिव, पेशेंट हाइपोटेंसिव होगा। तो तो जैसे ही सर्कुलेशन को आपने कर लिया ना डायग्नोज, तो राइट अवे 2 लार्ज बोर आईवी कैनुलास पास करने हैं, और पेशेंट का ब्लड सैंपल लेके सबसे पहले चेक करना है उसका ब्लड शुगर लेवल। खातून पेशेंट है तो राइट अवे पे उसका बीटा HCG करना है। बीटा HCG बेसिकली अ प्रेगनेंसी टेस्ट, क्योंकि
if that comes back positive, तो then you're dealing with 2 lives, ठीक है? तो that becomes even more important. और उसको कौन से ड्रग्स देने हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा. तो प्रेगनेंसी टेस्ट किया, ब्लड ग्रुपिंग की, ये 3 चीजें की, ठीक है? ब्लड ग्रुपिंग, प्रेगनेंसी टेस्ट एंड एक और चीज मैंने क्या बताई आप लोगों को, सबसे पहले क्या करते हैं इसका, ब्लड ग्रुप, नहीं ब्लड ग्रुप हो गया, प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, इसी चीज का ब्लड शुगर लेवल पेशेंट का जल्दी चेक किया. ओके, ये चीजें जब कर ली, ये करने के बाद राइट अवे पेशेंट को क्रिस्टलोइड सोल्यूशन देना शुरू कर देते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स. अगर पेशेंट की पल्स है जी 150 एंड उसकी हाइपोटेंसिव है पेशेंट, 60/40 उसका ब्लड प्रेशर आ रहा है, इसका मतलब है पेशेंट मोस्ट लाइकली इन टाइप 4 शॉक और अनकॉन्शियस है. तो जब टाइप 1 एंड टाइप 2 शॉक में वी स्टार्ट विद आईवी फ्लूइड्स, बट टाइप 3 एंड टाइप 4 में हमें स्टार्ट ही होल ब्लड के साथ करना है, पेशेंट को होल ब्लड देना है पेशेंट को, ठीक है? सर हम हेमोग्लोबिन लेवल नहीं पता करेंगे उसमें? हीमोग्लोबिन लेवल्स एट दैट टाइम आर नॉट इम्पोर्टेंट. करेंगे, जरूर करेंगे, वो पेशेंट का सीबीसी भी करवा लेते होते हैं, बट राइट इन प्राइमरी सर्वे दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. सेकेंडरी सर्वे, प्राइमरी सर्वे के अंदर यू असूम कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन भी लो हो सकता है, तो पेशेंट को दें. अच्छा, ये तो शॉक की बातें होगी सारी कि रिससिटेशन कैसे करेंगे. अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है ना तो उसको स्टॉप करना है. ब्लीडिंग के सारे तरीके हैं ना, वो ये हैं. डायरेक्ट प्रेशर, मैंने आप लोगों को बताया था, ब्राइडल वायरिंग करते हैं. मैंडिबल में फ्रैक्चर है ना, तो वी डू अ क्विक डायरेक्ट वायरिंग ताकि बोन में से ब्लीडिंग रुक जाए. नेजल ब्लीडिंग अगर है ना तो उसके अंदर क्या करते हैं, नेजल ब्लीड हो तो आप लोग को पता है घर में भी किसी बच्चे की नेजल ब्लीड हो जाए तो व्हाट्स द फर्स्ट, बर्फ रख देते हैं नाक के ऊपर, सर नीचे को करवाते सर हैं. गीला करते हैं, सर ऊपर करवा देते हैं. सर ऊपर करवाते हैं और सर गीला करते हैं. अच्छा सर गीला करते हैं, यस ओके, ये भी देसी माइन चपेड़े मार के पूछते हैं क्या करके आए हो. हाँ सर गॉज रख लेते हैं उधर, हाँ, आई डोंट नो. राइट अवे गॉज या टिश्यू पेपर के साथ पकड़ के ना आप पेशेंट के ना नाक को जोर से प्रेस कर देना है. राइट अवे जोर से नाक को प्रेस कर देना है. डायरेक्ट प्रेशर की बात हो रही है. मेन चीज है कि डायरेक्ट प्रेशर यू शुड अप्लाई. जब भी ब्लीडिंग होगी डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है उसके ऊपर, ठीक है? मैक्सिलोफेशियल की ब्लीडिंग लेट्स से टंग से हो रही है, तो टंग की ब्लीडिंग को स्टॉप करने की टेक्निक है कि स्टार्ट में यू कैन प्लेस डायरेक्ट प्रेशर, बट डायरेक्ट प्रेशर भी इनिशियल 4-5 मिनट्स के लिए रखोगे और ब्लीडिंग रुक जाती है तो स्मॉल कैपिलरीज की ब्लीडिंग रुक जाएगी. बट अगर कोई मेन आर्टरी निक हुई हुई है, वेन निक हुई हुई है, आर्टीरियोल निक हुआ हुआ है, तो वो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं करेगी अनलेस यू प्लेस अ सूचर. तो इनिशियल स्पीड में टैकिंग सूचर्स देते हैं. टैकिंग सूचर्स के अंदर ना यू डोंट केयर कि सूचर परफेक्ट लगा कि नहीं, मार्जिन कितना लिया मैंने, परफेक्ट सूचर है. उसके अंदर सिंपल जल्दी से सूचर पास किया और बड़ी बड़ी गिराएं लगा दी, रुपए लगा दिए कि बस ब्लीडिंग एटलीस्ट, दैट इज दोज आर कॉल्ड टैकिंग सूचर्स, ठीक है? फेरेंजियल ब्लीडिंग, अच्छा नेजल ब्लीडिंग का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि यू प्लेस नेजल पैक्स, एंटीरियर नेजल पैक्स, पोस्टीरियर नेजल पैक्स, ठीक है? बस ठीक है, आप लोगों को ये पता होना, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से करना है. स्टॉप एक्टिव ब्लीडिंग, प्लेस लार्ज बोर आईवी कैथेटर्स इन पेरिफेरल वेन्स, और इनिशियल पेशेंट को सेलाइन या रिंगर्स लैक्टेट वॉल्यूम एक्सपेंडर इन टाइप 1 टाइप 2 शॉक, ठीक है? नेजल ब्लीडिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए. एंटीरियरली देयर इज अ लिटल्स एरिया और केजल बाक्स प्लेक्सस, ठीक है? ये कॉन्फ्लुएंस होता है 3-4 जगह से आर्टरीज आ रही होती हैं, लिप से सुपीरियर लेबियल एंड एंटीरियर इथमोइडल, पोस्टीरियर इथमोइडल एंड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरीज एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरीज. 4-5 आर्टरीज मिलके ना एंटीरियरली इस जगह पे मिलती हैं. इधर की ब्लीडिंग जो है ना उसको स्टॉप करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना क्या होगा कि दिस विल ट्रिकल डाउन पोस्टीरियरली इनटू द फेरिंक्स एंड दैट विल ब्लॉक द एयरवे. इसको रोकने की टेक्निक क्या होती है, ये बेयोनेट फोर्सेप्स होते हैं, इसके साथ वी कैन प्लेस दिस लेयर्ड गॉज, ये देखो इस तरीके से. दिस इज एंटीरियर नेजल पैकिंग. अगर पोस्टीरियरली ब्लीडिंग हो रही है ना तो वी विल डू पोस्टीरियर नेजल पैकिंग फर्स्ट, ठीक है? उसको करने की टेक्निक क्या होती है, वी कैन प्लेस अ
IV कैथेटर, फोलिस कैथेटर यहाँ पे भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से फोलिस कैथ पैक किया और उसके अंदर जाके उसका जो बलून है ना उसको इस तरह खींच के लेके चले गए, और देखो बलून वाला एरिया बाहर रखा, ठीक है। एंड डालने के बाद इसको इस वाले एंड को पुल करेंगे बाहर की तरफ, जब पुल करेंगे ना तो ये बलून आ जाएगा पोस्टीरियर नेजोफेरिक्स के अंदर। यहाँ पे फिर हम ना सेलाइन भर देंगे, ठीक है। सेलाइन भर देंगे ना तो यहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट इस जगह पे एंटीरियर में ना नेजल गॉज रख दिया जाएगा और पेशेंट जो है ना वो सांस मुंह से लेता रहेगा, ठीक है, ताकि नेजल ब्लीडिंग एटलीस्ट रुक जाए। ये देख रहे हो, दीज आर बेसिकली नेजल पैक्स, ये स्पेशली डिजाइंड नेजल पैक्स हैं, इनके अंदर हवा भरी जा सकती है, ठीक है। फिर आएगा जी D फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी के अंदर ना वी चेक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूपल साइज, पेशेंट स्पीच एंड पेशेंट्स ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल में ना EMV होता है, ठीक है। EMV याद रखना आप लोग, या ये GCS के ऊपर आप लोगों को ना एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है जरूर, ठीक है। GCS के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ग्लासगो कोमा स्केल और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, तो ये याद रखना बड़ा जरूरी है। तो इसका निमोनिक है EMV, आई ओपनिंग मोटर रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है। वर्बल बाद में आता है, यहाँ पहले लिखा हुआ है। तो EMV आई ओपनिंग पेशेंट करता है स्पॉन्टेनियसली और टू पेन और टू योर वॉइस, या बिल्कुल नहीं करता। अकॉर्डिंग टू दिस हम नंबर करते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है, ओरिएंटेड है तो 5 नंबर दे देंगे पेशेंट को, अगर बिल्कुल नहीं है तो 1 नंबर देंगे, अगर इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड हैं तो फिर 2 नंबर देंगे। मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का कैसा है, अगर तो पेशेंट को कहते हैं अपना हाथ ऊपर करें और पेशेंट हाथ ऊपर करता है, दैट मीन्स मोटर रिस्पॉन्स पेशेंट का जबरदस्त है। और अगर पेशेंट बिल्कुल वे ही नहीं कर रहा रिस्पॉन्स तो 1 देंगे। तो जो लोएस्ट नंबरिंग GCS में मिल सकती है ना वो मिल सकती है 3, इसमें भी नन मिली, वर्बल में भी नन मिली, आई ओपन में नन मिली 3, और मैक्सिमम मिल सकती है इसके अंदर नंबर 15, ठीक है। सो एक बिल्कुल कॉन्शियस ठीक पेशेंट का नंबर होगा, जैसे हम सब अल्लाह का शुक्र है इस टाइम पे GCS 15 है, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे कम है इस टाइम पे जिनको नींद आई हुई है, लेकिन ज्यादातर का 15 है, ओके। जो कोमाटोज्ड पेशेंट होता है ना वो 8 से कम होता है। अगर किसी का GCS लेस देन 8 हो ना, दैट पेशेंट इज प्रोनाउंस्ड एज कोमाटोज्ड, ठीक है। कोमा में होता है वो पेशेंट 8 से नीचे वाला। 12 से नीचे अगर किसी का GCS हो ना तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ना इट इज एडवाइज्ड कि उसका CT स्कैन करवाया जाए, उसकी ब्रेन इंजरी बहुत ज्यादा है। GCS बेसिकली डिनोट्स ब्रेन इंजरी, ये बस याद रखो। प्यूपल साइज डिनोट्स ब्रेन इंजरी या और भी बहुत कुछ, लेकिन मोस्टली ब्रेन इंजरी। स्पीच एंड मोटर फंक्शन आल्सो डिनोट्स ब्रेन इंजरी, सो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ब्रेन इंजरी तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज गोल्डन आवर प्रिंसिपल के तहत ब्रेन इंजरी अगर हो तो डेथ हो सकती है बहुत जल्दी। नेक्स्ट है जी यही GCS के अलावा आप लोग ना विजुअल एक्विटी और लिम्ब मूवमेंट भी पेशेंट की चेक कर सकते हैं, ठीक है। And then E is for exposure without causing hypothermia. So you have to undress the patient completely, trauma patient को, to see any hidden, और जब undress करते हैं पेशेंट को और फिर sequentially पेशेंट को 3-4 लोग पकड़ के वो काउंट करते हैं 1 2 3, और थर्ड काउंट के ऊपर पेशेंट को टर्न करते हैं टू सी कि उसकी बैक पे कोई चोट तो नहीं है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी इराक से बहुत ज़्यादा डाटा आया हुआ है कि आगे से पेशेंट को बिल्कुल यस कर दिया, चेस्ट भी ज़बरदस्त कर दी और सब कुछ ठीक कर दिया, और बैक साइड से पेशेंट को देखना भूल गया, पता लगा पीछे जो है ना बुलेट वूंड था और वो मिस हुआ और पेशेंट का शॉक कंट्रोल नहीं हो रहा। तो बैक से पेशेंट को सो विदाउट कॉजिंग हाइपोथर्मिया कंप्लीट एक्सपोजर पेशेंट का करके पेशेंट को की हर चीज़ चेक करनी है हेड टू टो कि कहीं और से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। आई गेस आज का लेक्चर यही रोकते हैं जी। ये आप लोग का प्राइमरी सर्वे हो गया है। नेक्स्ट वी विल डू दी शॉर्ट टॉपिक्स और फिर हमारा ट्रॉमा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट लेक्चर होगा ट्रॉमा से, फिर आप लोग ट्रॉमा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हम फिर किसी फ्राइडे को ना एक करेंगे, एक टेस्ट करेंगे ट्रॉमा का। ट्रॉमा करना शुरू कर दो,
प्राइमरी सर्वे में से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें मुझसे। कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं तुम लोग को हल्का सा आइडिया देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीक। एक ही हमारा बस लेक्चर होना है ऑन नेजो ऑर्बिटो इथमोइड। ये देखो एनओई कॉम्प्लेक्स है, ये होता है एनओई कॉम्प्लेक्स। इसका फ्रैक्चर हो जाए तो हमने ये इसकी टाइप, ये इसकी क्लासिफिकेशन का नाम बड़ा खूबसूरत नाम है, मार्कोविट्स क्लासिफिकेशन। ये आप लोगों को पूरी जिंदगी कभी नाम नहीं भूलेगा, इतना खूबसूरत नाम है मार्कोविट्स। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मार्कोविट्स ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पढ़ा ना मार्कोविट्स, मैंने कहा क्या खूबसूरत नाम है मार्कोविट्स, मार्कोविट्स। मुझे और जो है ना, मैं बार बार इसका नहीं नाम लेके याद मुझे था और भूलता नहीं था कभी भी, और ये क्लासिफिकेशन बड़ी ज़बरदस्त याद थी मुझे। सो आफ्टर 4 years ऑफ ट्रेनिंग एंड 25 टेक्स्ट बुक्स लेटर, एक वाइवा के अंदर ना, एंड अराउंड 1000 क्लासिफिकेशंस लेटर, मुझे सबसे पहले ये नाम भूला। और मैं वाइवा में सोच रहा हूँ यार वो एनओई क्लासिफिकेशन क्या नाम था, बिकॉज इतनी और क्लासिफिकेशंस याद करनी पड़ती हैं कि एंड पे जो है ना फेवरेट चीज़ इंसान की भूल रही होती है। तो आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये मीडियल कैंथल लिगामेंट है जिसकी हमने बात की थी कि ये डिटैच हो जाए तो हमें ट्रांसनेजल कैंथोपेक्सी करनी पड़ती है, ठीक है। ये हमने किया जी। एनओई फ्रैक्चर, ये देखें एनओई फ्रैक्चर के ऊपर ये कोरोनल अप्रोच के थ्रू जाके ना इसको फिक्स किया गया है। ये हमने कहा था ट्रोमेटिक टेलीकैंथस क्या होता है। इसके अंदर देखो ट्रोमेटिक टेलीकैंथस भी है और वर्टिकल डिस्टोपिया भी है पेशेंट को। ये देखो वर्टिकली भी नीचे भी आई हुई है आंख थोड़ी सी, इसका मतलब है फ्लोर का भी इशू है, मीडियल कैंथल लिगामेंट भी डिटैच्ड है इस पेशेंट का, ठीक है। लैक्रिमल डक्ट इंजरी पढ़ेंगे हम स्पीड में, इसके अंदर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। ये आप लोग को पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ ट्रॉमा, बट ये रेयरली इतना मुश्किल सवाल आएगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता यार, आजकल आ सकता है ये भी। फ्रंटल साइनस फ्रैक्चर हम पढ़ेंगे, फ्रंटल बोन फ्रैक्चर पढ़ेंगे। ये देखिए फ्रंटल बोन फ्रैक्चर है, ये देखो फ्रंटल बोन फ्रैक्चर है। फिर हम लोग नेजल बोन फ्रैक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेजल बोन फ्रैक्चर्स हैं। नेजल बोन फ्रैक्चर जो है ना वो ईएनटी भी डील करते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में भी डील किया जाता है इसको, ठीक है। ये ओपन सेप्टोप्लास्टी हो रही है, दैट्स इट। आप लोग को क्वेश्चन है बेटा तो आप लोग पूछ ले प्लीज। नो क्वेश्चन। साद अटेंडेंस ले लो भाई, साद भाई। रमला बेटे समझ आ गई लेक्चर की? रमला शफीक जी हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा लेक्चर की समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं नहीं सर, थैंक यू। आप लोगों में से किसी का अल्लाह ना करे कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है एम्बुलेंस का? कोई ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और आपको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके गए हों? यस सर, मेरा हुआ सर। मेरा भी। हेमन का एंड असना का? यस जी ओके। हेमन हमको बताओगी कैसे हुआ था? हमसे शेयर करोगी स्टोरी, कोई एटीएलएस का कोई प्रिंसिपल? सर मैं तो बेहोश थी, मुझे नहीं पता था। मैं जब उठी थी तब मुझे स्टिचेस लग गए थे बस सर पे। ओके, कार एक्सीडेंट था? मोटर, हाँ व्हीकल थी, मोटर बाइक पे। मोटर बाइक पे थी, और ये कब की बात है? 9th में थी मैं शायद। अच्छा, तुम्हारी लगता है ब्रेन इंजरी हुई थी उस टाइम पे, यानी कि जी सर। तब से तुम आज तक फिर ऐसी हो। ओके। और असना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है? तुम्हारी भी ब्रेन इंजरी लगती है मुझे बेटे। नहीं सर, मेरे लेप्रोटमीज हुई थी। It was 12 years back. ओह वाओ,
तो प्रॉपर ATLS वाला तुम्हारा काम हुआ है, बिकॉज अगर जी सर। ओपन करना यस पड़ा है, एक्यूट एब्डोमिनल इंजरी थी मतलब तुमको, हाँ? यस सर। ओके, सीरियस मामला आता है यार। मैं भी 2 दफ़ा एम्बुलेंस में बैठ के गया हुआ हूँ कतर के अंदर बेसिकली। 2 दफ़ा एम्बुलेंस, 2 दफ़ा बड़ा सिवियर कार एक्सीडेंट जिसके अंदर मुझे सर्वाइकल कॉलर भी पहनाया गया है एंड मुझे इमोबिलाइज करके जो स्पाइनल बोर्ड होता है उसके ऊपर रख के, मुझे हुआ कुछ भी नहीं था, बस वो क्योंकि एक्सीडेंट की सिवियरिटी इस तरह थी कि वो वहाँ पे EMTs आते हैं एंड दे जस्ट आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस। स्पीड कितनी थी गाड़ी की, गाड़ी देखा उन्होंने, उल्टी हुई थी गाड़ी, उल्टी गाड़ी के अंदर से मैं निकला था बाहर। उन्होंने कहा गाड़ी उल्टी है। बंदे ने, उसने मुझसे पूछा सीट बेल्ट पहनी थी, मैंने कहा नहीं। बस उसने अगली बात नहीं सुनी मेरी कोई, उन लोगों ने पकड़ के मुझे इमोबिलाइज किया है एंड दे टुक अस डायरेक्ट राइट अवे टू द ट्रॉमा सेंटर। तो वहाँ पे तो प्रॉपर प्रोटोकॉल सही फॉलो होते हैं, वहाँ एम्बुलेंस को जगह भी मिल रही थी और 2 मिनट में 3 मिनट में हॉस्पिटल भी पहुँच गए थे। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि क्या है, एम्बुलेंसेस के क्या हालात हैं। और आप लोग देते हो जगह को, पीछे से को नजर आए एम्बुलेंस उसको जगह देते हो साइड पर खड़ी करके गाड़ी? सर बिल्कुल देते हैं। यस सर। यस सर। और आप लोगों में से कौन है जो एम्बुलेंस को देखता है इसकी उसके पीछे लगा लेता है गाड़ी? सर हम सर कभी कभी। गिल्टी। सर जब रोड खाली हो तो रेस भी लगा लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। अटेंडेंस ले लिए साथ? साथ अटेंडेंस ले लिया? सर ले लिया, उसने ग्रुप में आ गया। हाँ ओके, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो, आज थर्सडे है ना, तो आप लोगों से मुलाकात होगी जी हमारी मेरी अब मंडे को इंशाल्लाह। हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे ट्रॉमा का एंड देन विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।